नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज हम देखेंगे स्फेरिकल लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इसका जो टेबल है वो उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमने मिरर में पढ़ा था कि पहले हमने इमेज फॉर्मेशन देखा और उसके बाद उस टेबल पर गए। उसी तरीके से इसमें भी हम करेंगे कि पहले हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे रे डायग्राम के थ्रू और उसके बाद उसके टेबल पर जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। We can represent image formation by lenses using ray diagrams. Ray diagram will also help us to study the nature, position and relative size of the image formed by lenses. अब रे डायग्राम की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि रे डायग्राम से आपको क्या पता चलता है, एक तो नेचर कैसा है, जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल है, रियल है, इरेक्ट है। ठीक है, पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी है, सी पर है, या फिर क्या नाम है, कहीं और ऐसी जगह पर है। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती हैं? रे डायग्राम से। रिलेटिव साइज़ क्या है? साइज़ मतलब आपका जो साइज़ एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, या स्मॉल साइज़ है, या सेम साइज़ है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती हैं? रे डायग्राम से। For drawing ray diagram in lenses alike of spherical mirrors, we consider any two of the following rays. ठीक है, जब हमने रे डायग्राम मिरर का देखा था तब हमने एक चीज़ देखी थी कि हम सिर्फ दो ही चीज़ों को ले रहे थे, दो ही रेज को ले रहे थे। ठीक है, बहुत सारी रेज को नहीं ले रहे। जब आप किसी भी लाइट को फॉल कराते हो तो नंबर ऑफ रेज वहाँ से पास होती हैं, लेकिन हम उन सारी रेज को नहीं चेक करते हैं, हम सिर्फ दो ही रेज को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सिर्फ दो ही रेज को चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रेज को आप चेक करोगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे और आपका एक प्रॉपर आंसर निकल कर नहीं आएगा। इसलिए हम समझने के लिए, ईजी समझने के लिए हम सिर्फ दो ही रेज को लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens as shown in figure 9.313a. In case of a concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens as shown in figure 9.13b. ठीक है, तो ये डायग्राम तो हमने ऑलरेडी वैसे भी देख ही लिया है, तो इसके बारे में तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ये किस तरीके से होता है। देखो, ये है आपका, पहली बात तो हमने लेंस के बारे में बात करी थी, लेंस क्या होता है और मिरर क्या होता है। दो मिरर को अगर आप साइमल्टेनियसली मिला दें तो आपका लेंस हो जाता है। ठीक है, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे होता है वो भी हमने आपको बताया था कि अगर सी वाला पार्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कॉनकेव हो जाएगा, और वी वाला पार्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। यहाँ देखो, ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इसका पीछे का पोर्शन ही हम रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैसा बन रहा है, वी जैसा बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। सिमिलरली आप यहाँ देखोगे, ये वाली पोजीशन में देखोगे तो ये सी जैसा पार्ट है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइट को फॉल करा रहे हैं। ठीक है, अंदर का पार्ट कैसा दिख रहा है, सी जैसा दिख रहा है, और ये हम लाइट यहाँ पर फॉल करा रहे हैं और ये सी वाला पार्ट यूज़ करो तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स इजीली पता कर सकते हैं। अदरवाइज कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। ठीक है, तो इस बात में आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। अब ध्यान रखिएगा हमेशा एक बात का, जब भी आपकी मिरर की बात आए तब आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा। तब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और अब जब लेंस की बात आए तब रिफ्रैक्शन होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप मिरर की बात आती तो मिरर आपका सिर्फ एक सिंपल सा एक ग्लास होता है। ठीक है, तो इसके इस साइड भी एयर मीडियम है और इसके इस साइड भी एयर मीडियम है, सेम मीडियम है। ठीक है, और दूसरा, पहली बात तो जब भी आपने लेंस की बात मिरर की बात करी थी तो लाइट यहाँ से फॉल हो रही, इसी साइड जा रही है, दूसरे साइड नहीं जा रही। समझ में आ रहा है? एक ही साइड उसमें इंसिडेंट भी हो रहा है और एक ही साइड आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। लेकिन जब आप लेंस की बात करते हो तो लेंस में आपके साथ देखो, अगर मैं लेंस की बात करूं तो लेंस कुछ इस तरीके से है, ऐसे। ये वाला आपका एयर मीडियम है, ये वाला आपका एयर मीडियम है, लेकिन लाइट जो ये डिस्टेंस में पास होगी वो आपका कौन सा मीडियम है, ग्लास मीडियम है। कैसा मीडियम है, ग्लास मीडियम है। तो यहाँ पर आपका मीडियम चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है, जब भी लाइट के लिए आपका मीडियम चेंज हो तो रिफ्रैक्शन ही कहलाएगा। इस बात को अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्रैक्शन वहाँ होता है जब मीडियम चेंज होता है, और जहाँ मीडियम चेंज नहीं होता है, सेम मीडियम की बात हो रही है, तब वहाँ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और जब हम लेंस की बात करते हैं तो वहाँ रिफ्रैक्शन ही आप यूज़ करोगे, और मिरर की बात करेंगे तो वहाँ रिफ्लेक्शन यूज़ करोगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसे आगे। तो ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है।
आपने यहाँ से एक लाइट फॉल करा इस तरीके से और एक आपका प्रिंसिपल फोकस। अब ये लाइट कैसी है, इस लाइट का नेचर कैसा है, इस रे का नेचर कैसा है, ये रे का नेचर है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसके पैरेलल है। जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये कहाँ पास होगी, आपका जो फोकल लेंथ है वहीं पर पास होगी। देखिए जो आपने पिछले मिरर में पढ़ा था, अब एक छोटा सा लॉजिक मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर जब मैं टेबल समझाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि जो आपका कॉन्केव मिरर में आपका टेबल था वही टेबल ऑलमोस्ट बनेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में, और जो आपका वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में था वही आपका कॉन्केव लेंस में बनेगा, ठीक है। मतलब टेबल दोनों सेम रहेंगे, बस कॉन्केव का कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स का कॉन्केव हो जाएगा। कैसे होगा वो सारा हम रे डायग्राम देखने के बाद जब हम टेबल को चेक करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखो ये एक लाइट यहाँ से इस तरीके से आई, एक लाइट एज ए प्रिंसिपल फोकस से जा रही थी, वो दोनों ये रिफ्रैक्ट होके इस तरीके से यहाँ पर आ गई, इस पॉइंट पर मिली जो कि क्या आपका फोकल पॉइंट। इस तरीके से पहला आपका रे डायग्राम है। दूसरा अगर आप कॉन्केव मिरर की बात करें तो वो क्या है, अब ये कैसा हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। अब एक लाइट आपको यहाँ नहीं दी गई, अगर यहाँ दी होती तो इस तरीके से ये आती, तो ये क्या, और ये सारी लाइट एक जगह पर इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। उसी तरीके से जब हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो लाइट इस तरीके से जा रही है लेकिन वो बाहर चली जाती है, ठीक है, इधर से आएगी तो वो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो लाइट एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। अब डाइवर्ज हो गई, इस तरीके से जा रही, मतलब एक जगह पर तो इकट्ठी होंगी नहीं। अब जब एक जगह पर इकट्ठी नहीं होंगी तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे, तो आप क्या करोगे, उन्हें बैक साइड में इस तरीके से एक्सटेंड करोगे। इसी लाइन को बैक साइड में, इसी लाइट को आप बैक साइड में इस तरीके से एक्सटेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक पॉइंट मिलेगा जो कि आपका फोकस पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका रे डायग्राम बना सकते हैं। अब एक बार मैं आपको और समझा दूं, कन्वर्जिंग किस तरीके से याद रखना है और डाइवर्जिंग किस तरीके से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूज़न होगा वहाँ मैं आपको कोई ना कोई ट्रिक बता दूंगा ताकि एग्जाम में आपको उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कन्वर्जिंग मतलब, कन्वर्जिंग का फर्स्ट लेटर क्या है, सी, और सी से ही एक वर्ड होता है कलेक्ट होना। जब लाइट एक जगह पर कलेक्ट हो जाए तो वो कन्वर्जिंग कहलाती है, और ऐसा किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है। कहाँ होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही जहाँ पर आपका ये लेंस आया ना वहीं पर आप लिख दो। जैसे कि सपोज करो यहीं पर आप लिख दो, ये पोजीशन पर ही, यहाँ पर इस तरीके से लिख दो, तो आपको क्या रहेगा, जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे, जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। उसी तरीके से अब बात करते हैं डाइवर्जिंग की। तो डाइवर्जिंग क्या होता है, देखो डाइवर्जिंग, अब डाइवर्जिंग मतलब क्या था, डाइवर्जी से फर्स्ट लेटर क्या है, डी, और डी से ही एक वर्ड होता है दूर जाना, डी से ही एक वर्ड होता है दूर जाना, और ये होता है कॉन्केव लेंस में। कहाँ होता है, कॉन्केव लेंस में, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि डाइवर्जिंग का मतलब होता है दूर जाना और वो होता है कॉन्केव लेंस में। इस तरीके से आप याद रखो। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। हर बार नहीं आता है लेकिन लगभग आप हर अल्टरनेट ईयर्स में देखें तो एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं कि ऐसे बहुत ज़्यादा मार्क्स को क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको जस्ट पास होना है, तब तो आपके लिए 1 मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। अदरवाइज अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए 1 मार्क्स की बहुत वैल्यू है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब बाकी के जो रे डायग्राम है वो हम देखते हैं। अब जो हमने पहले देखा था उसी का उल्टा देखेंगे। पहले हमने क्या देखा था कि भाई अगर आपका ये कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से लाइट आ रही है, वो एक पॉइंट पर आपकी मिल रही है, इस तरीके से फोकल पॉइंट पर मिल रही है। अगर सपोज करो मैं फोकल पॉइंट से ही लाइट को इंसिडेंट कराऊं, कहाँ से, फोकल पॉइंट से ही मैं लाइट को इंसिडेंट कराऊं, तो कैसे होगा, तो वो क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, फोकस आपका इस तरीके से जा रहा है, दूसरा इस तरीके से प्रिंसिपल फोकस से हमने एक लाइट इंसिडेंट कराई और वो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल जा रही है। मतलब एक ही चीज़ आपको 2 तरीके से दिखाई गई है कि पहले आपने क्या किया कि एक रे को इंसिडेंट कराया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल, और वो कहाँ हो रही है, फोकल पॉइंट पर मिल रही है। और उसी को उल्टा कर दिया कि प्रिंसिपल फोकस से आपने लाइट को इंसिडेंट कराया तो वो कहाँ रिफ्रैक्ट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट मतलब रिफ्रैक्ट हो रही है। क्लियर है ये चीज़। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है और वही आपके लिए कॉन्केव
लेंस में भी है कि आपने क्या किया कि ये पोजीशन से पहले क्या था कि इस तरीके से आ रही थी और ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही थी, लेकिन अब आपने क्या किया कि इसको इस तरीके से इंसिडेंट कराया और ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है और इस तरीके से आपका ये इसी लाइट का जो आपने एक्सटेंड किया तो वहाँ पर आपको क्या मिल गया, F2 मिल गया। अब यहाँ पर F1 और F2 क्यों होता है, ठीक है। अब जब तक हमने लेंस देखा था वहाँ पर तो सिर्फ एक ही फोकल पॉइंट होता था, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस और एक ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही सब होता था। यहाँ तो आपके साथ F1 भी है, F2 भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में C1 और C2 भी है, R1 और R2 भी है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो मैंने आपको क्या बताया कि दो मिरर को मिलाकर एक लेंस बनता है। तो ये भी आपका क्या है, एक मिरर है, ये वाला पोर्शन भी आपका एक मिरर का पार्ट है और ये वाला पोर्शन भी एक मिरर का पार्ट है। ये मैंने पहले भी समझाया था। तो ये वाला मिरर की अगर हम बात करूं, ये वाले मिरर की बात करूं तो ये किसी इस तरीके की एक स्फेरिकल सरफेस से बना होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मान लो यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये उसका फोकस पॉइंट हो गया। अब इसी तरीके से ये भी एक किसी स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होगा तो उसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और उसका भी एक फोकस पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बन रहे हैं तो इसलिए दोनों का अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर और दोनों का अलग अलग फोकस पॉइंट होगा। तो उसी के बिहाफ पर यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक को F1 ले लेते हैं और एक को F2 ले लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों को F ले लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना भाई। देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर F2 पे आपकी क्या बन रही है, मतलब ये पहले वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर F2 के साइड में आपका क्या बन रहा है, जो इमेज है या फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, उसी तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी F2 के साइड हो रहा है। तो अगर मान लो कि इस साइड का कोई बने तो आप कैसे भूलोगे उस चीज़ को, इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाले को F1 और राइट साइड वाले को F2, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड वाले को F1 और राइट साइड वाले को F2 लो, लेकिन हम लेते इसलिए हैं ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। हर बार आपको एक सेम पैटर्न रखना है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ना हो। तो लेफ्ट को F1 और राइट को F2, रिमेंबर दिस थिंग। आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो हमने कहाँ से कराया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट है उसको इंसिडेंट कराया। उसके बाद हमने क्या किया कि लाइट को जो है फोकल पॉइंट से इंसिडेंट कराया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से लाइट को फॉल करा रहे हैं कि वो ऐसे सीधी जा रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे सीधी जाएगी। क्लियर है ये चीज़? तब वो किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, कि तब वो किस तरीके से मूव करेगी, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो एक तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ही ऑलरेडी, एक लाइट आपने इस तरीके से इंसिडेंट कराई तो वो क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट से आपका वापस से निकल के जा रहा है। और सेम यही कॉनकेव लेंस में भी होगा, सेम यही होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये लाइट बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये लाइट बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्ट होने का उसको चांस ही नहीं मिला। क्लियर है ये चीज़? जैसे वो रिफ्रैक्ट होगी उसी एंगल से वो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। जिस एंगल से वो इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से वो बाहर निकल रही है। क्लियर? तो ये लाइट आपकी इस तरीके से डायरेक्ट ही बाहर निकल जाएगी। इसको पढ़ते हैं। अब ये दोनों को हम बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ रे ऑफ लाइट passing through a principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis। ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखा था वही यहाँ पर बताया है कि कोई लाइट है कॉन्वेक्स लेंस से अगर आप पास कराते हो, उसे प्रिंसिपल फोकस से पास कराते हो तो प्रिंसिपल एक्सिस की वो पैरेलल ही इमर्ज होती है। इमर्ज होना मतलब बाहर निकलना, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर कॉन्केव लेंस के लिए। दिस इज शोन इन फिगर 9.14a, a ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. This is shown in figure 9.14b। तो वही अभी हमने देखा कॉन्केव लेंस में किस तरीके से बना है, वही यहाँ पर आपको बताया गया। आगे बढ़ते हैं। A ray of light passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation. This is illustrated in figure 9.15a and figure 9.15b। जब आप ऑप्टिकल सेंटर से किसी लाइट को पास कराते हो, ऑप्टिकल सेंटर से किसी लाइट को पास कराओगे तो बिना रिफ्रैक्शन के इमर्ज होगी। क्या होगी? बिना रिफ्रैक्शन के इमर्ज होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें तो ऑप्टिकल सेंटर में, ये दोनों के लिए सेम ही रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉन्केव लेंस के लिए भी। ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट को आप इमर्ज कराओगे तो हमेशा कैसे हो जाएगी, वैसे ही बाहर निकल जाएगी जिस तरीके से वो है, ठीक है, सीधी सीधी बाहर निकल जाएगी बिना रिफ्रैक्शन के। ऐसा एक केस मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ग्लास स्लैब किस तरीके से है और नॉर्मल
अगर एकदम परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर अगर आप लाइट को फॉल कराते हो तो बिना रिफ्रैक्शन के वो सीधी सीधी बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका एंगल ही कुछ इस तरीके से बन रहा है, नॉर्मल के साथ एंगल ही इस तरीके से बन रहा है कि वो बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो वैसा ही केस यहाँ पर भी होता है और इसी वजह से ये लाइट बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती, या फिर आप ये कह लो कि वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The ray diagram for the image formation in a convex lens for a few positions of the object are shown in figure 9.16. The ray diagram representing the image formation in a concave lens for various positions of the object are shown in figure 9.17. अब अभी तक तो हमने क्या देखा, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की जो कॉमन पोजिशंस थी वो हमने देखी। अब हम देख रहे हैं कि कॉन्केव लेंस जो है उसकी किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी। मैंने आपको 6 पोजीशंस बताई थी, अगर आपको याद हो तो पिछले जब मैंने मिरर पढ़ाया था तो मैंने आपको 6 पोजीशन बताई थी। एक तो बहुत इन्फिनिट डिस्टेंस पे जिसको हम बियॉन्ड सी भी बोलते हैं, दूसरा सी पर, तीसरा सी और एफ के बीच में, चौथा एफ पर, ठीक है, और पांचवा फिर आपका क्या था, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में जो कि पोल होता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, 1 बाय 1 चीज़ों को देखेंगे। ये देखो सबसे पहले हमने लिया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। प्रिंसिपल इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने जो लाइंस है उनको फॉलो करा। यहाँ पर एक नई चीज़ आपको देखने को मिली है और वो नई चीज़ क्या है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपको 2F1 लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, F1 तो है लेकिन यहाँ पर 2F1 भी लिखा हुआ दिख रहा है। अब 2F1 का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू C1। ठीक है, 2F1 हमने बताया था ना ये आपको कि भाई C जो होता है वो अगर फोकल लेंथ का आप डबल कर दो तो C मिलता है आपको। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बस लिखा हुआ है। क्लियर है चीज़, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वही चीज़ लिखी हुई है। देखो ऊपर लिखा हुआ भी है C1। तो सबसे पहला हमारा पोजीशन क्या है, इन्फिनिट पे। इन्फिनिट से जब लाइट आएगी तो कैसी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर आएगी। कैसी आएगी, पैरेलल होकर आएगी। तो इस तरीके से पैरेलल आ रही हैं और ये आपकी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही हैं। ये आपकी कन्वर्ज हो रही हैं कहाँ पर, फोकस पॉइंट पर। तो ये हम तो देख ही चुके हैं, पहले भी ये चीज़ आ चुकी है। तो वो जो हम पहले पढ़ रहे थे वो क्या था, आपको समझाया गया था। अब आपको क्या बताया गया, डायग्राम किस तरीके से बनने हैं वो आपको बताए गए हैं। तो दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके रे डायग्राम हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से उनको बार बार मतलब एक बार आपने देख लिया, अब बिना देखे आप अपने नोटबुक में उसे बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत देखने में बहुत ईजी लगता है। देखने में ऐसा लगता है इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन जब आप बनाने बैठोगे तो आपको बार बार कन्फ्यूज़न होगा, यार यहाँ पर क्या लिखना था, यहाँ पर क्या लिखना था। इसलिए आप बना कर देखें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जो आपने एरो बनाया है वो। क्यों? क्योंकि एरो से ही आपको पता चलता है कि लाइन आपकी कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, रे आपकी कहाँ से इंसिडेंट हो रही है और कहाँ रिफ्रैक्ट हो रही है। क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आते हैं दूसरे रे डायग्राम पर, जिसमें आपको क्या पहला आपको क्या बताया गया, बियॉन्ड सी। वैसे एक्चुअल पोजीशन क्या है, इन्फिनिट पे, एट इन्फिनिट पे। अब आता है आपका बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिट और सी के बीच में। एक तो हो गया इन्फिनिट मतलब बहुत दूर है, एक हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा हो गया उन दोनों के बीच में, मैंने टोटल आपको 6 पोजीशन बताई थी। एक इन्फिनिट पे, दूसरा बियॉन्ड सी जो कि सी से थोड़ा सा दूर है, तीसरा सी पर, चौथा आपका सी और एफ के बीच में, पांचवा आपका एफ पर और छठा आपका क्या होता है, एफ और पी के बीच में। तो वही आपको 6 की 6 पोजीशन वापस याद रखनी है, कोई नई पोजीशन आपको नहीं बनानी है। क्लियर है ये चीज़? तो ये देखो, ये आपका सी था, यहाँ पर आपने एक लाइट को रखा। ये लाइट मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा। तो इसकी 2 ही रे बना रहे हैं, पहले भी हम 2 ही रे बना रहे थे, अब भी हम 2 ही रे बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से एक लाइट रे गई, इंसिडेंट हुई, और एक इस तरीके से रे इंसिडेंट हुई। अब ये रिफ्रैक्ट होकर इधर आ रही है और ये रिफ्रैक्ट होकर इधर आ रही है, और इस तरीके से आपका ये इमेज बन गया। क्लियर है ये चीज़? और इमेज आपका, अब इमेज का नेचर देखिए तो कैसा है, पहला तो ये उल्टा है, ठीक है, और दूसरा कि दूसरे साइड बन रहा है, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है उस साइड नहीं बन रहा, उसके ऑपोजिट साइड बन रहा है। क्लियर है? दूसरा इससे बड़ा है, थोड़ा हल्का सा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा लेकिन लगभग थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर? और ये देखो बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है। यहाँ पर आपने ए नाम दे दिया, यहाँ पर आपने क्या नाम है, सी नाम दे दिया, फिर यहाँ ये आपका बी है, और ऑब्जेक्ट जो है उसको आप ए और बी दोगे, इमेज को आप उसी का उल्टा दे दोगे, ए डैश और बी डैश। डैश मतलब ऑपोजिट होता है, डैश का मतलब ऑपोजिट होता है। मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आप डैश के क्वेश्चन समझते हो तो उसमें उसका ऑपोजिट हो जाता है। कभी आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आगे की इमेज फॉर्मेशन देखते हैं किस तरीके से हो रही है। अब उसके बाद कौन सा आया, सी वाला, सी पोजीशन। तो सी पर जो आपका इमेज बनेगा, जो आपने ऑब्जेक्ट रखा उसका जो इमेज इस तरीके से आके बनेगा, वो कहाँ पर बनेगा, दूसरे साइड का जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ पर बनेगा। पहले साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो वो दूसरे साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका बनेगा। इन केस अगर आपको सोचना हो तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो इमेज आपकी यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यहाँ रखा तो इमेज आपकी इस तरीके से बनेगी। आप किसी भी साइड से बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, क्योंकि लेंस में नहीं पड़ता, मिरर में पड़ता है। क्यों, क्योंकि मिरर में बैक साइड जो होता है आपका पॉलिश किया हुआ होता है, इसलिए पड़ता है। लेंस में आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है चीज़, वही सारी चीज़ें आपकी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो जिस तरीके से इमेज का साइज और पोजीशन बन रहा था वैसा ही यहाँ पर बन रहा है, सिर्फ आपका डायग्राम थोड़ा अलग है। बाकी जो चीज़ें वहाँ आपने समझी थी, मिरर में आपने समझी थी, वही यहाँ पर भी आप समझ रहे हो। बस फ़र्क इतना है कि वो ये आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए समझ रहे हो और वो आप कॉन्केव मिरर के लिए समझ रहे थे। क्लियर है चीज़, तो दोनों बहुत कॉमन है, तो इस तरीके से आप उनको याद रखो। मतलब अगर आप एक टेबल याद रखते हो तो आपको दोनों टेबल अच्छे से याद हो जाएंगी। अब आता है नेक्स्ट पोजीशन जिसमें आप सी और एफ के बीच में रखते हो। कहाँ पर, सी और एफ के बीच में। तो आपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा तो उसकी जो लाइट्स हैं इस तरीके से आपकी क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होकर जाएंगी। तो ये कहाँ बन रहा है, सी से दूर। ये कहाँ बन रहा है, सी से दूर। और कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ये एरो क्या बता रहा है, इंसिडेंट रे को। ये एरो क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टेड रे को। क्लियर है ये चीज़। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने F पर लिया ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लिया हमने, F पर, मतलब फोकल पॉइंट पर। और वहाँ पर आप देखोगे तो किस इस तरीके से F के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को लिया तो रिफ्रैक्ट होकर क्या बन रही है, इस तरीके से पैरेलल लाइंस जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं, पैरेलल लाइंस जा रही हैं। लेकिन हल्का सा उनके बीच में एंगल होगा तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जाकर मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो कहीं भी जाकर, हालांकि पैरेलल लाइंस एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन ये लाइंस को हम इस तरीके से ले रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल उनके बीच में बना होगा। अब इसके बाद लास्ट पोजीशन हमारी आती है एफ और पी के बीच में। कौन सी, एफ और पी। पी यहाँ पर, वहाँ पर हमारा प्रिंसिपल पोल फोर्थ था, यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो पी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा जब लाइट होगा तो सॉरी ऑब्जेक्ट होगा तो इस तरीके से एक दूसरे से बहुत ही अलग एंगल पर जाएगा, जिससे हम ये मान सकते हैं कि वो एंगल कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो हम उनको क्या करते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं और ये आपकी जो इमेज बनेगी। बाकी सब में आपकी इमेज कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी। और ये जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और समझनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो अगर आप इसको अगर अच्छे से देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो पोजीशन है, जो भी इमेज की पोजीशन है वो सारी की सारी वैसी ही बन रही है जैसी कॉन्केव मिरर में बन रही थी, जैसी कॉन्केव मिरर में बन रही थी। जब हम टेबल को कंपेयर करेंगे तो इस चीज़ को मैं और अच्छे से समझाऊंगा। अब हम आते हैं कॉन्केव लेंस पर। किस पर, कॉन्केव लेंस पर। देखो लाइट्स को आपने इस तरीके से पैरेलली आपने क्या किया, इंसिडेंट कराया तो डाइवर्ज हो गई, तो उसको पीछे हमने एक्सटेंड किया तो फोकस पर हमें मिल रही हैं इस तरीके से। और ये कैसा बन रहा है, एकदम स्मॉल साइज, जिसको हम डिमिनिस्ड भी कहते हैं, वैसी साइज में आपको मिल रहा है। क्लियर है ये चीज़। और दूसरा पोजीशन हमारा हो जाएगा कि जब हमने दो ही पोजीशन हमने देखी थी, अगर याद हो आपको तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने दो ही पोजीशन देखी थी, एक तो इन्फानाइट पे और एक फाइनाइट पे, एक इन्फानाइट पोजीशन पर और एक फाइनाइट पोजीशन पर। तो यहाँ भी पहली पोजीशन क्या होगी, इन्फानाइट, और दूसरी पोजीशन हमारी कोई फाइनाइट पोजीशन हो जाएगी। जैसे मान लो हमने एफ और सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो उसकी लाइट्स जो होंगी इस तरीके से बनेंगी। ये लाइट्स जो होंगी इस तरीके से जाएंगी, इंसिडेंट ऐसे होंगी और रिफ्रैक्ट इस तरीके से बाहर चले जाएंगी, और ये वाली लाइट इस तरीके से जाके बाहर चली जाएंगी। तो इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया तो ये पोजीशन पर हमारा क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। जो कि इमेज आपका कैसा है, रियल है, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधा है और स्मॉल है। आपकी देखो ऑब्जेक्ट इतनी साइज़ की है, इमेज आपका इतने साइज़ का है। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरीके से आपका ये रे डायग्राम फॉर्म होता है। तो आज की क्लास को हम यहाँ तक ही रखते हैं। आगे की क्लास में हम दोनों के जो टेबल हैं उनको समझेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राम।